यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अभी हमें मेयर्स फार्मूला को डिराइव करना है। मेयर्स फार्मूला लास्ट चैप्टर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था। Cp minus Cv is equal to R. This formula is known as Mayer's formula. लास्ट चैप्टर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो अभी मैं इसको आपको डिराइव करके बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ जनरल डेफिनेशंस बताता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, Cp और Cv के बारे में। Cp is the molar specific heat at constant pressure and Cv is the molar specific heat of the gas at constant volume. तो ये स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पर, ये स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है Cp माइनस Cv होता है, वो हमेशा क्या होता है, R। और R की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.31। इट इज ए कांस्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट से। डेफिनेशंस को देखते हैं। डेफिनेशन सीखने के बाद मैं आपको इसका डेरिवेशन बताता हूं। देखिए, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, Q इज इक्वल टू MST, और यू कैन से दैट डेल्टा T। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो हम जब भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, तो उस हीट एनर्जी से क्या होगा, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर हीट एनर्जी हम उससे ले लेंगे तो उस केस में उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। सो वी आर राइटिंग डेल्टा T। ओके, अब यहां से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट विच इज रिटन एज स्मॉल एस, जिसको हमने स्मॉल एस से लिखा है। तो अगर मैं यहां से इसके फॉर्मूला को बनाता हूं तो ये फॉर्मूला बनता है Q अपॉन M, और डेल्टा T मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो इसको लिखेंगे मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक हीट। अच्छा, इसी फॉर्मूला के बेस पर हम डेफिनेशन बता सकते हैं। इसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं। द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस। देखिए, डिवाइड बाय मास आ रहा है, डिवाइड बाय मास आ रहा है, तो पर किलोग्राम की बात की जाएगी। अब हम लोग क्या मान करके चलेंगे कि हम जो भी सब्सटेंस लेने वाले हैं, जिस भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे उसका मास लिखेंगे 1 किलोग्राम। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना करेंगे, तो आंसर है उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, या आप बोल सकते हैं कि 1 केल्विन इंक्रीज करना है। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कीजिए या 1 केल्विन इंक्रीज कीजिए, दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों टेम्परेचर स्केल्स में 100 डिविजन्स होते हैं। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 डिविजन्स, 273 केल्विन से 373 केल्विन 100 डिविजन्स। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होना। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब होता है कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो दोनों टेम्परेचर स्केल्स में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का मतलब है 1 केल्विन का इंक्रीज होना। ओके, तो हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, जैसे कि मान लीजिए कॉपर यूज किया हमने, 1 किलोग्राम कॉपर लिया, तो उस कॉपर को हमने हीट एनर्जी सप्लाई की, और हीट एनर्जी सप्लाई करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर दिया। पहले 20 था, जैसी हीट एनर्जी सप्लाई की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और ऐसा करने में कितनी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ी उस कॉपर को, कॉपर को हमने हीट एनर्जी दी 386 जूल। इतनी हीट एनर्जी हमने सप्लाई की, तो बस हमने बोल दिया यही इसकी स्पेसिफिक हीट है। तो देखिए, अगर मैं फॉर्मूला के अंदर इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, कितनी हीट एनर्जी सप्लाई की, तो आंसर है 386 जूल की। और कितने किलोग्राम कॉपर लिया था एक्सपेरिमेंट में, 1 किलोग्राम कॉपर, और कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, 1 डिग्री सेल्सियस। बस यही तो डेफिनेशन है। द हीट एनर्जी सप्लाइड टू 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब इसी तरह से वाटर की स्पेसिफिक हीट भी हमें पता है, 4200 जूल।
पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये इसका यूनिट बन जाएगा। देखिए जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जूल डिवाइड बाय किलोग्राम है, अपस्टेयर्स में लिखेंगे सो वी कैन राइट किलोग्राम इनवर्स। डिग्री सेल्सियस को अपस्टेयर्स में लिखेंगे सो वी कैन राइट डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट। अब ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? डेफिनेशन लिखनी है तो मैं लिख करके बता देता हूं। अब एक बात ध्यान से समझिए कि हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि कॉपर को 386 जूल की हीट एनर्जी सप्लाई की थी तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया। ओके, तो इसमें हम ये मानते हैं कि सब्सटेंस का एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होता। देखिए एक्सपेंशन भी तो होगा, हम अगर किसी भी सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है देयर इज वर्क डन। क्या होगा? वर्क डन होगा। जब भी वॉल्यूम में चेंजेस होंगे तो क्या होगा? वर्क डन होगा। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे, पार्टिकल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, एक्सपेंशन होगा। ओके, तो सॉलिड के केसेस में, सॉलिड और लिक्विड के केसेस में हम ये मानते हैं कि हमने जो भी हीट एनर्जी सप्लाई की वो हीट एनर्जी देने से सिर्फ उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एक्सपेंशन नहीं हुआ। हम ऐसा एज्यूम करते हैं। इसी वजह से हम उसकी सॉलिड और लिक्विड्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? स्पेसिफिक हीट। सॉलिड्स और लिक्विड के लिए हम लोग कौन सी क्वांटिटी का यूज करते हैं? स्पेसिफिक हीट का यूज करते हैं। लेकिन गैसेस के लिए, गैसेस के लिए तो अलग अलग कंडीशंस है, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस बताई थी, एडियाबैटिक प्रोसेस बताई थी, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। तो उन प्रोसेसेस के थ्रू मैं आपको स्पेसिफिक हीट बताता हूं, किसकी? गैसेस की। अब गैसेस की स्पेसिफिक हीट एक नहीं होती है, अलग अलग हो सकती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इस सब्सटेंस की तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। कॉपर, 1 किलोग्राम कॉपर लेना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी ही हीट एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी, इतनी हीट एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। लेकिन गैसेज में ऐसा नहीं होगा। गैसेज में हीट एनर्जी की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, टेम्परेचर 1 डिग्री ही बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन अलग हुई तो हीट एनर्जी भी अलग अलग देनी पड़ेगी। ओके, तो उसको डिस्कस करते हैं अब हम लोग। दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। गैसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूलाज के अंदर देखिए क्या चेंज करना है। ये था स्पेसिफिक हीट, अब मैं लिखने वाला हूं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल सी से लिखते हैं। फॉर्मूला में क्या चेंजेस होंगे? तो आंसर है, इसमें क्वांटिटी को किलोग्राम से में मेजर करते हैं स्पेसिफिक हीट में। लेकिन गैसेस जो होती हैं, गैसेस को तो नंबर ऑफ मॉल्स में लिखा जाता है, एन से लिखा जाता है, और एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉल। जैसे मैंने किसी एक्सपेरिमेंट में 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली। कितनी गैस ली? 1 मोल हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूं, जिसको किससे लिखा जाता है? H2 से लिखा जाता है। जिसको किससे लिखा जाएगा? H2 से। और कितने ग्राम में आएगी ये? तो आंसर है 2 ग्राम। तो अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लूंगा तो उसका मतलब है मैंने 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली है, मैंने 1 मोल हाइड्रोजन गैस का यूज किया। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2, H2 का मतलब है H, सिंगल बॉन्ड H। इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, एवोगैड्रोस नंबर। तो 1 मोल सब्सटेंस किसको बताता है? इतने पार्टिकल्स को बताता है, इतने मॉलिक्यूल्स को बताएगा कि H2 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन अगर मैं लेता हूं किसी भी क्लोज कंटेनर में या ओपन कंटेनर में, तो उसका मतलब है कि मैंने इतने पार्टिकल्स यूज किए हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। कौन सी गैस के? हाइड्रोजन गैस के। तो गैसेस को नंबर ऑफ मॉल्स में लिखा जाता है, उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसका जो मेजरमेंट होगा वो नंबर ऑफ मॉल्स में लिखा जाएगा, एन से लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर देंगे, फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर देंगे। फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। इसको लिखते हैं कैपिटल सी से, हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस। इसको तो क्यू से ही लिखेंगे, कैपिटल क्यू से। इसको किलोग्राम में मेजर करते थे मास, यहां पर
सब्सटेंस की क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स में लिखी जाएगी एंड चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से लिखते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनेगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द हीट एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द n मोल ऑफ द सब्सटेंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। उसमें मैंने बोला था 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। इसमें क्या बोलेंगे? अगर 1 मोल गैस का, यहां पर नंबर ऑफ मोल क्या लेंगे? 1 मोल गैस। अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो उस समय जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। इसमें बोला था पर किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, इसमें बोल देंगे पर मोल का टेम्परेचर, पर मोल मतलब 1 मोल, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका यूनिट क्या था? इसका ऐसा यूनिट था जूल पर किलोग्राम, और यू कैन से दैट किलोग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसका ऐसा यूनिट क्या लिखा जाएगा? हीट एनर्जी को तो जूल में ही लिखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल है तो मोल इनवर्स लिख देंगे। यहां पर था किलोग्राम इनवर्स, वहां पर आ जाएगा मोल इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये इसका यूनिट बन जाएगा, बस किलोग्राम की जगह नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ये चेंज करना है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट मैंने आपको बोला ना, अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि कितनी हीट एनर्जी गैस को सप्लाई करनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो अब हम उन दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस कर देते हैं। Molar specific heat at constant volume. This is written as CV. Molar specific heat at constant volume, and second one is molar specific heat at constant pressure. Which is written as CP, जिसको किससे लिखते हैं? CP से लिखते हैं। ओके अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर किसी भी सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो वो जल्दी गर्म होगा, क्योंकि इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन कब होता है? जब वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये क्लोज कंटेनर लिया, ये क्लोज कंटेनर लिया और इस क्लोज कंटेनर में मैंने 1 मोल गैस फिल कर दी, आइडियल गैस, कोई भी गैस फिल कर दी इसमें। ओके तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के जो डिफरेंट डिफरेंट रैंडम डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। अब क्लोज्ड कंटेनर है तो एक चीज तो फिक्स है, if it is a closed container then volume remain constant, volume remains constant। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी then change in volume, then change in volume is 0। पहले भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब थी, हमने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ही है, तो 1 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0, यह आएगा 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज आल्सो 0। तो इस प्रोसेस में वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कंटेनर की वॉल्स को ऐसा पीछे नहीं धकेल पा रहे हैं जिससे एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा। अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा तो हम जो भी हीट एनर्जी यहां पर सप्लाई करेंगे उससे सिर्फ क्या होगा? उससे सिर्फ टेम्परेचर में चेंजेस होंगे, उससे सिर्फ टेम्परेचर में चेंजेस होंगे। और टेम्परेचर में चेंजेस होने का मतलब है कि सिस्टम की क्या चेंज होगी? इंटरनल एनर्जी। सिस्टम की क्या चेंज होगी? इंटरनल एनर्जी।
तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये फाइंड कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जिसमें क्लोज कंटेनर लेंगे और उसमें एक गैस फिल कर देंगे। अब हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं बर्नर लगाऊंगा, बर्नर लगा करके इसको ऑन करूंगा। ऑन करते ही मैं जो भी हीट एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करने वाला हूँ इस सिस्टम को, 100 जूल की हीट एनर्जी दूंगा तो 100 जूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। आइडियल कंडीशंस में हम ऐसा मान सकते हैं कि सराउंडिंग में कोई भी हीट एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही, हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली सिस्टम के पास जा रही है। तो अगर 100 जूल की हीट एनर्जी बर्नर देगा तो सिस्टम की 100 जूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए इस तरह से हम गैस को गर्म कर सकते हैं, और इस केस में जो भी हीट एनर्जी होगी उससे सिर्फ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे सिर्फ इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलेशन देखिए क्या होगा। CV, CV molar specific heat at constant volume, the heat energy supplied to the substance, number of moles and change in temperature। और ये सब कुछ कब लिखा जाएगा? when V is constant, जब V क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो डेफिनेशन तो वही बनेगी, बस इसमें एक स्टेटमेंट आपको ऐड करनी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 3 वर्ड आपको लिखने हैं डेफिनेशन में। द हीट एनर्जी सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ द गैस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट गैस। तो किसी भी गैस का, किसी भी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, कब? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखा जा सकता है? तो आंसर है कि हमें एक सिलेंडर लेना पड़ेगा। उस सिलेंडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक पिस्टन को लगा देंगे और पिस्टन को छोड़ देंगे फ्री। ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया, एक पिस्टन को फिक्स कर दिया एट दिस पोजीशन। यहां पर इस पिस्टन को हमने लगा दिया और इस सिलेंडर में हमने क्या भर दी, आइडियल गैस, कोई भी गैस इसमें फिल कर दी। ओके, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम डायरेक्शंस में डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो P है। अच्छा, इस केस में क्या था? इस केस में क्लोज कंटेनर था। अगर क्लोज कंटेनर था तो पार्टिकल्स, जब हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे। अगर फास्ट मूविंग होंगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी। इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, ये बातें समझ लीजिए। टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा हीट एनर्जी सप्लाई करने पर। उसके साथ साथ प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। पार्टिकल जितना फास्ट मूविंग होगा उतना ही उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और पार्टिकल जितना फास्ट मूविंग होगा उतनी ही तेजी से जाकर के वो इसकी वॉल से टकराएगा। अगर इसकी वॉल से टकराएगा तो वॉल पर ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो जितना फास्ट मूविंग होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा इसकी वॉल से। तो इस केस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट थी, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था। और इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रेशर तो क्या रखना है, कांस्टेंट। वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगी जब हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, और उसके साथ साथ क्या इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अच्छा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों तो अलग अलग क्वांटिटीज है। तो हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उससे 2 काम होंगे, उससे 2 काम होंगे। सबसे पहला वर्क होगा
इसकी इंटरनल एनर्जी का बढ़ जाना, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना। दूसरा, ये पिस्टन यहां से यहां चला जाएगा तो एक्सपेंशन होगा। जब ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा तो यहां पर हमें क्या दिखाई देगा, यहां पर हमें गैस का एक्सपेंशन दिखाई देगा। और अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो उस केस में वर्क डन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक बर्नर लगाता हूँ, एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने बर्नर लगाया और हीट एनर्जी सप्लाई करनी शुरू की, तो मैंने 100 जूल की हीट एनर्जी दी। अब ये पूरे के पूरे 100 जूल इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो 100 जूल की हीट एनर्जी देने पर इसका जो टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो हमने ये देखा कि 30 जूल की हीट एनर्जी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में खर्च हो गई, बाकी 70 जूल कहां गए? तो बाकी 70 जूल इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में चले गए। ये यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर है। जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये फास्ट मूविंग होकर के ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे इसकी वॉल्स पर। अब वॉल्स तो आगे नहीं हो सकती हैं, फैल नहीं सकती हैं, लेकिन पिस्टन को हमने फ्री छोड़ रखा है। तो जब पार्टिकल आकर के इससे टकराएंगे तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए ये पिस्टन इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये गैस यहां से यहां आ जाएगी, ये पिस्टन यहां से यहां आ जाएगा और गैस एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंशन होगा। तो 70 जूल की एनर्जी एक्सपेंशन में चली जाएगी। तो 70 जूल की एनर्जी किस में चली जाएगी? एक्सपेंशन में चली जाएगी। तो हमने तो 100 जूल दिए थे, सिर्फ 30 जूल से इसका टेम्परेचर बढ़ा, बाकी के 70 जूल तो वर्क डन में खर्च हो गए, एक्सपेंशन करने में खर्च हो गए। तो इस तरह से प्रेशर को कांस्टेंट रखा जा सकता है। पिस्टन को फ्री छोड़ दीजिए, पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे, जाकर के इस पिस्टन से टकराएंगे, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी इस पिस्टन को ऊपर ले जाने में खर्च हो जाएगी। तो उस केस में जो पार्टिकल्स की एनर्जी थी वो फिर से पहले जितनी हो जाएगी। तो ऐसा करते हुए प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मैंने बोला था प्रेशर डिपेंड करता है पार्टिकल्स की वेलोसिटी पे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पे। तो पार्टिकल्स अगर इससे टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी पिस्टन में ट्रांसफर कर देते हैं और पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है, वर्क डन हो जाता है। तो उस केस में पार्टिकल की एनर्जी फिर से पहले जितनी हो जाती है और प्रेशर फिर से क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो पिस्टन को फ्री छोड़ करके, मतलब कि एक्सपेंशन करवा के हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। अब इस केस में डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन में लिखेंगे Cp इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मुलेशन, ये फॉर्मूला है, इससे डेफिनेशन बना लेते हैं, n डेल्टा टी। देखिए फॉर्मूला सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग आएगी। और क्या कांस्टेंट होना चाहिए? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब प्रेशर को क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया। दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of 1 mole of the gas by 1 degree Celsius। हम जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट हीट एनर्जी इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अब ज्यादा बेनिफिशियल प्रोसेस कौन सी है? तो आंसर है ज्यादा बेनिफिशियल प्रोसेस ये वाली है, क्योंकि हम इसमें जितनी भी हीट एनर्जी देंगे उससे, उस हीट एनर्जी से सिर्फ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन नहीं होगा। क्योंकि क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, क्या कांस्टेंट रखने के लिए? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस को जब मैं गर्म करूंगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जल्दी गर्म होगी या कांस्टेंट प्रेशर पर जल्दी गर्म होगी? मतलब कम हीट एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी? तो आंसर है कम हीट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूं। जो Cv है फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए बताता हूं मैं आपको। फॉर हाइड्रोजन द Cv इज 20.4 जूल पर मोल पर केल्विन। और Cp कितना आएगा? 28.8। द Cp फॉर द हाइड्रोजन इज 28.8 जूल पर मोल
पर केल्विन। अब आप देख लीजिए, अगर आपको 1 मोल हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, पहले उसका टेम्परेचर 273 था, आपको 274 करना है, तो ऐसा करने के लिए 20.4 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप इसको किसमें गर्म करेंगे? क्लोज कंटेनर में। जब आप इसको किसमें गर्म करेंगे? क्लोज कंटेनर में। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगी, तो उस समय आपको 20.4 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा कंटेनर लेंगे जो ओपन होगा, मान लीजिए पिस्टन भी नहीं लगा हुआ, ये कंटेनर हमने लिया, इस केस में क्या होगा? देखिए गैस है तो उसके लिए पिस्टन तो लगाया जाता है, लेकिन अगर ओपन कंटेनर लेंगे तो गैस ऐसा एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी, फैलनी शुरू हो जाएगी। प्रेशर 1 एटीएम रहेगा, जितना पहले था बाद में भी उतना रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो उस केस में कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? 28.8 जूल पर मोल पर केल्विन इनवर्स। अब देखिए दोनों ही हाइड्रोजन गैस के लिए, ये हीट एनर्जी भी हम हाइड्रोजन गैस को सप्लाई कर रहे हैं और ये हीट एनर्जी भी हम हाइड्रोजन गैस को ही सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट अगर रखोगे तो कम हीट एनर्जी देने पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर पिस्टन लगाओगे और पिस्टन को फ्री छोड़ दोगे, उस केस में अगर आप इसको गर्म करोगे तो आपको 28.8 जूल की हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अब इसका कारण बताइए, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको।